Good morning, student. Let's begin our next topic of business study, chapter 2, Principles of Management. The topic is scientific management. Scientific management is propounded by F. W. Taylor. F. W. Taylor was born in 1856 in USA. In 1878, he joined the Midwell Steel Company as a mechanical engineer. He was a mechanical engineer. After doing all this thing, jobs करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स अपने जो टेक्निक्स होती हैं प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रोपाउंड किए जो आप स्टडी करेंगे. एंड नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टेलर? Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization and management. His major contribution was publishing of shop management, piece rate wage system and principle of scientific management. इन्होंने दो चीज़ प्रोपाउंड की थी, पब्लिश की थी. पीस रेट सिस्टम मतलब पीस वेजेस रेट सिस्टम जो एप्लीकेबल हुआ था वो F.W. टेलर ने ही प्रोपाउंड किया था और इन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. जहाँ पे साइंस एप्लीकेबल होता है हर एक लेवल पे हर एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल मेथड एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. क्या है? साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड्स को एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना और ट्रेन पर्सनल के थ्रू वर्कआउट करवाना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये जानना कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो और क्या करवाना चाहते हो जो पर्सन है उससे, और ये देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर पा रहे हैं या नहीं. दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल जो टेलर ने प्रोपाउंड किए थे. नाउ आई एम टेकिंग दोज वंस. फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन should be based on the scientific inquiry and not on institution experience and hit and miss method. मतलब हर चीज़ साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. आपका कोई इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए. हर चीज़ के पीछे कुछ बेस होना चाहिए. रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट and scientific measurements of method and ways of production. रूल ऑफ थंब मतलब डिक्टेटरशिप कि हाँ मैंने बोल दिया ये चीज़ होना डन, थंब दिखा दिया इट्स ओके, वो नहीं. ईच एंड एवरी डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस, सम टेक्निक्स, साइंस टेक्निक्स, वो होना चाहिए. रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. In rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by manager on the basis of his past experience. Rule of thumb में क्या है? जो मैनेजर है उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करके उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करा है. टेलर इंसिस्ट क्या कर रहे हैं? दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप scientifically by performing time study in the organization, and then the days target should be fixed.
टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो रूल ऑफ थंब जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो नहीं होना है, आपका एक साइंटिफिक टेक्निक के बेस पे, टाइम स्टडी जो होता है साइंटिफिक टेक्निक है जो टेलर ने प्रोपाउंड किया है, उस टाइम स्टडी को बेस पे जो भी डेज का टारगेट फिक्स हुआ है उस बेस पे आप स्टडी करें. ओके. नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony. That is, with the mutual give and take proper understanding. Generally, in every organization, there are two groups of people: workers group and management group. And both the group works as rival for each other, and as worker always feel that they are underpaid and are overburdened with the work, and management always feel that workers are good for nothing. In this principle, Taylor insists that this is need for both the group to change their attitude for each other. He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and over outlook for each other. यहाँ पे क्या है, इस प्रिंसिपल में हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में. दो ग्रुप ऑफ पीपल कौन से? एक तो मैनेजमेंट होता है, एक लेबर क्लास वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें. ऐसा नहीं कि वर्कर हमारे लिए कुछ नहीं है और वर्कर ये नहीं सोचे कि नहीं बॉस लोग तो बस ऑर्डर देते हैं, अच्छा ज़्यादा पैसा मिलता है और हम लोग ओवरबर्डन. दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझ के मिलजुल के काम करें, ये टेलर इंसिस्ट कर रहा है. मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, कंप्लीट चेंज होना चाहिए एटीट्यूड और आउटलुक में, ये टेलर चाह रहा है. थर्ड वन इज cooperation, not individualism. In this principle, the extinction of harmony not discord. ये क्या है? हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक्सपांड कर दिया, उसको थोड़ा सा और खुल के बताया. कैसे? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म मीन्स मैं आई, मैं ये करूँगा, मैं डिसीजन लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं बोलूँगा, तो वो नहीं होना चाहिए. If you are going to take some decision, management is going to take some decision, then what you will have to do, you will involve all the concerning employees, those who have experience in that concern. चाहे वो व्यक्ति उस पोस्ट पे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है वो एक्सपीरियंसड है, उस लेवल पे अगर उसका कोई डिसीज़न बनता है या वो डिसीज़न सजेशन देना चाहता है तो उसे इन्वॉल्व करें. ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय में से कुछ पर्सन्स जो इस तरह के रहते हैं उन्हें इन्वॉल्व करें ताकि उन्हें अच्छा लगेगा. इंडिविजुअलिज्म बेस पे नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेशन होना चाहिए, ये टेलर इंसिस्ट कर रहा है. नेक्स्ट आवर प्रिंसिपल इज development of worker to their greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of worker. Yes, जो भी कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, उसकी इफ़िशियंसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? पूरी टोटली डिपेंड्स अपॉन द इफ़िशियंसी. जो भी वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पर डिपेंड होती है इंडस्ट्रियल की इफ़िशियंसी. Workers' efficiency depend upon the proper training and their selection. वर्कर्स की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अगर उनको कुछ काम नहीं आता तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनका प्रॉपर सिलेक्शन किया जाए, जिस पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया वो कंसर्निंग फील्ड में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके चॉइस वाला वो जॉब होना चाहिए, तो आपको एफिशिएंसी प्रॉपर मिलेगी वर्कर्स साइड पे भी. टेलर इंसिस्ट क्या कर रहा है? ड्यू टू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. यस, employee must be sent for training for time to time to update their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and workers. Yes, टेलर ने जो इंसिस्ट किया बिल्कुल सही किया है कि जो भी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, इफ़ यू आर सिलेक्टिंग सम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं
तो सिलेक्शन के टाइम उनके क्वालिफ़िकेशन और उनके चॉइस के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाए और उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने आप को अपडेट करते रहें। ये टेलर इंसिस्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड बाय F.W. टेलर। नाउ सेकेंड our main topic is scientific techniques of Taylor. Some techniques are propounded by F.W. Taylor. These are first, functional foremanship. Functional foremanship क्या होता है? In this technique, Taylor suggests that the division of factory in 2 department. According to F.W. Taylor, फैक्ट्री को उन्होंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 2 पार्ट कौन से हैं? ये आप फिगर में देख रहे हैं, दैट इज़ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। 2 पार्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो प्लानिंग इंचार्ज बनाया है और प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया है। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्ट अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, guide and instruct the worker. One foreman cannot be expert in every aspects of work. So Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional expert to supervise and give orders to worker. Each boss will be specialized in one aspect of work, and while observing and instructing the workers, there will be definitely a specialization. Yes. So this technique is the extension of principle of division of labor. जो टेलर ने ये टेक्निक दिया है, ये किसका है? आपका फेयोल का जो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो पॉइंट था उसी का एक्सटेंशन है। कैसे? फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने क्या किया? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 2 पार्ट कौन से हैं? आपका प्लानिंग इंचार्ज है और प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्लानिंग इंचार्ज में फर्स्ट 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4 आपके बॉसेस रहेंगे, क्योंकि एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता है। वर्क को अच्छा करने के लिए उन्होंने 4 प्लानिंग इंचार्जेस दिए हैं। प्लानिंग इंचार्जेस के नीचे 4 बॉस दिए हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 बॉस दिए हैं, फंक्शनल फॉरमैन दिए हैं। अब प्लानिंग में कौन है? फर्स्ट रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ये 4 हो गए किसके? प्लानिंग इंचार्ज के। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 बॉस बनाए हैं, दैट इज़ गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये चारों वर्कर्स में से ही अपॉइंट किए जाते हैं। और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 हैं, प्लानिंग इंचार्ज में 4 हैं। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज क्लर्क एंड बॉस इन short. First one is root clerk. This foreman is responsible to fix a sequence of step for performing mechanical or manual job. ये इस क्लर्क का काम क्या रहता है? वर्कर्स को वो गाइड करता है किस चीज़ में? फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फिक्स करता है किस चीज़ का? मैकेनिकल और मैनुअल जॉब का स्टेप फिक्स करता है रूट क्लर्क। Second is instruction card clerk. This foreman is responsible for giving general instruction necessary to carry on the job in specified manner. किसी भी काम को स्पेसिफिक मैनर में करने के लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. This foreman is responsible to fix up the time for starting and completion of job. He also prepares the cost sheet for every job. ये क्लर्क का काम क्या रहता है? किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, कब उसे कंप्लीट करना चाहिए, सारा कॉस्ट शीट कौन प्रिपेयर करता है? टाइम और कॉस्ट की शीट्स कौन प्रिपेयर करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. The last one in this
in this one is disciplinarian. This foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic way. डिसिप्लिनेरियन क्लर्क जो रहता है, फॉरमैन जो रहता है, उसका काम क्या रहता है, जो भी जॉब परफॉर्मेंस हो रहा है प्रॉपर वे में, ऑर्डरली हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये हो गया आपका कौन से फर्स्ट पार्ट जो आपका था वो कौन सा था, प्लानिंग इंचार्जेस. ये चारों प्लानिंग इंचार्जेस हो गए. अब प्रोडक्शन इंचार्जेस. प्रोडक्शन इंचार्जेस में फर्स्ट बॉस कौन है, गैंग बॉस. इसका काम क्या रहता है, ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज़ नो डिले. गैंग बॉस का काम क्या है, सारी मशीन्स, टूल्स, रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना और उसमें डिले ना हो, ये काम किसका है, गैंग बॉस का है, ताकि वर्कर्स का टाइम वेस्ट नहीं हो, एफिशिएंसी बढ़े. नेक्स्ट बॉस इज स्पीड बॉस. दिस फॉरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कंप्लीट करना है तो उसका कितना टाइम फिक्स है, टाइम पे काम कंप्लीट हो, ये काम कौन देखेगा, स्पीड बॉस देखेगा. थर्ड वन इज रिपेयर बॉस. दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस. जो भी रिपेयरिंग या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है और मशीन्स टूल्स प्रॉपर कीप करके रखें, वर्किंग कंडीशन में हो, कोई भी ख़राब ना हो, किसी को रिक्वायरमेंट हो रिपेयर्स की तो रिपेयर कौन करवाएगा, रिपेयर बॉस करवाएगा. लास्ट वन इज इंस्पेक्टर. दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट. ये क्या चेक करेगा, इंस्पेक्टर पूरा इंस्पेक्ट करता है, क्वालिटी कंट्रोल देखता है, चेक करता है कि क्वालिटी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है. अगर कुछ अप एंड डाउन है तो वो इंटीमेट करेगा, उसको ओके करवाएगा. तो दीज आर योर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय F.W. Taylor. 4 from planning and 4 for production. I think that's all for today. I will take next techniques in the next lecture. Okay, thank you.